एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त युद्ध अभ्यास से होती है। चारों तरफ तलवारों की आवाज, सैनिकों का जोश और लड़ाई का ऐसा माहौल था कि देखकर लग ही नहीं रहा था कि यह सिर्फ अभ्यास है। टोक्यूकी भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी योरिशिगे उसे एक ऐसी बात बताता है जिसके बारे में टोक्यूकी को अब तक कुछ पता नहीं था। वह कहता है, ये सभी लोग होजो कुल के बचे हुए योद्धा हैं। कामाकुरा के पतन के बाद होजो के कई सैनिक अपनी जान बचाकर शिनानो भाग आए थे, और जब भी कोई होजो योद्धा शिनानो पहुंचता, योरिशिगे उसे चुपचाप अपने संरक्षण में ले लेता था। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, और अब ऐसे योद्धाओं की संख्या 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी। योरिशिगे बताता है कि आने वाले बड़े युद्ध में ये सभी सैनिक सीधे टोक्यूकी के अधीन लड़ेंगे। लेकिन अभी तक इन लोगों को भी ये नहीं बताया गया था कि होजो टोक्यूकी जीवित है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। टोक्यूकी की पहचान जितने कम लोगों को पता होगी, उसके दुश्मनों के लिए उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल होगा। इनमें से ज्यादातर सैनिकों ने टोक्यूकी का चेहरा भी कभी नहीं देखा था। योरिशिगे की योजना थी कि जब विद्रोह का सही समय आएगा, तभी इन सैनिकों के सामने टोक्यूकी की असली पहचान बताई जाएगी। और जब उन्हें पता चलेगा कि जिस होजो कुल के लिए वे आज भी लड़ रहे हैं, उसका वारिस जीवित है, तो उनका जोश कई गुना बढ़ जाएगा। ये सब सुनकर टोक्यूकी पहली बार योरिशिगे की तैयारियों की गहराई समझता है। ऊपर से देखने पर योरिशिगे हमेशा उसके साथ मजाक करता रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे वह लगातार आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा था। इसके बाद योरिशिगे कहता है कि कुछ और लोग भी हैं जिनसे वह टोक्यूकी को मिलवाना चाहता है। ये थे योरिशिगे के सबसे भरोसेमंद योद्धा, सुवा के ऐसे अनुभवी समुराई जो आने वाले युद्धों में टोक्यूकी और योरिशिगे की सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले थे। और अब योरिशिगे उनके सामने एक बड़ा राज खोलता है। वह पूरे नाटकीय अंदाज में चोजुमारू की तरफ इशारा करता है और कहता है, जिस चोजुमारू को तुम पिछले 1 साल से सुवा ताइशा में देख रहे हो, वह असल में होजो टोक्यूकी है। टोक्यूकी को उम्मीद थी कि यह सुनकर सबके चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। वे ज्यादा हैरान नहीं होते। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी योरिशिगे के प्रति उनकी निष्ठा। वे कहते हैं कि अगर योरिशिगे ने होजो के वारिस का साथ देने का फैसला किया है, तो वे भी बिना सवाल किए उसी रास्ते पर चलेंगे। अब जब उन्हें टोक्यूकी की असली पहचान पता चल चुकी थी, तो वे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन टोक्यूकी उनसे कहता है कि सबके सामने उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार करे। अगर अचानक उनका व्यवहार बदल गया, तो बाकी लोगों को शक हो सकता है। इसलिए जब तक टोक्यूकी की पहचान दुनिया के सामने उजागर करने का सही समय नहीं आता, तब तक वह उनके लिए वही जोजुमारू रहेगा। टोक्यूकी उनकी तरफ देखकर महसूस करता है कि ये लोग होजो के योद्धा नहीं है। इनकी अपनी निष्ठा है, इनका अपना इतिहास है, और योरिशिगे के साथ इनका रिश्ता एक दिन में नहीं बना। सालों से साथ लड़ते हुए इनके बीच एक मजबूत बंधन तैयार हुआ है। लेकिन अब कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां टोक्यूकी और उसके साथी आने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे, वहीं उनके दुश्मन भी शांत नहीं बैठे थे। ओगासावारा सदामुने के साथ खड़ा शिबुकावा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। पिछली हार के बाद वह पूरी तरह बदल गया था। उसकी क्रूरता भी बढ़ चुकी थी, और जीतने की इच्छा भी। और अगर किसी काम में न पकड़ा जाना सबसे जरूरी हो, तो टोक्यूकी से बेहतर इंसान शायद ही कोई हो सकता था। योरिशिगे का एक और उद्देश्य था। वह चाहता था कि टोक्यूकी अलग अलग युद्ध क्षेत्रों में जाए और उसके भरोसेमंद सेनापतियों को करीब से देखे, क्योंकि भविष्य में यही लोग टोक्यूकी की लड़ाई का हिस्सा बनने वाले थे। सबसे पहले टोक्यूकी और उसके साथी दक्षिणी शिनानो के फुकाशी किले पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात उन्नो युकियासु से होती है। टोक्यूकी ने उनके बारे में पहले से काफी बातें सुन रखी थीं। शांत स्वभाव, शानदार व्यक्तित्व, और युद्ध में जबरदस्त ताकत। यहां तक कि सुवा की मंदिर की लड़कियों के बीच भी वे काफी लोकप्रिय थे,
और जब टोक्यूकी उन्हें पहली बार लड़ते हुए देखता है तो वो भी प्रभावित हो जाता है। उन्होंने बहुत कम सैनिकों के साथ ओगासावारा की बड़ी सेना को किले से दूर रखे हुए थे। उनके चेहरे पर घबराहट तक नहीं थी। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, जब तक उन्नो युकियासु यहाँ है ये किला नहीं गिरेगा। टोक्यूकी उन्हें देखकर मन ही मन सोचता है, ये आदमी तो सच में बहुत शानदार है। लेकिन तभी उन्नो समझ जाते हैं कि सामने से हुआ हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। सदामुने की सेना ने कुछ सैनिकों को दूसरे रास्ते से घुमाकर हमला करने की योजना बनाई थी। यानी युद्ध उतना सीधा नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने अचानक टोक्यूकी से एक अजीब सवाल पूछ लेते हैं, क्या तुमने कभी किसी स्त्री को अपने जीवन में जगह दी है? टोक्यूकी हैरान होकर कहता है, मैं अभी 10 साल का हूं, लेकिन इसके पीछे उन्नो की अपनी कहानी थी। वह लंबे समय से अपनी इच्छाओं को दबाकर सिर्फ अपने कर्तव्य, निष्ठा और युद्ध पर ध्यान लगाए हुए थे। उनकी पूरी ऊर्जा अपने स्वामी और अपनी भूमि की रक्षा में लगी थी। यही चीज उन्हें युद्ध में इतना शक्तिशाली बनाती थी। टोक्यूकी उनकी निष्ठा देखकर प्रभावित होता है, लेकिन उन्नो साफ कर देते हैं कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वे शिजुकु से तीनों युद्ध क्षेत्रों की स्थिति दोबारा समझाने को कहते हैं। तीनों जगह अलग अलग सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये तीनों युद्ध एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर किसी एक मोर्चे पर दुश्मन जीत गया तो उसकी सेना दूसरे मोर्चे पर जाकर अपने साथियों की मदद कर सकती थी। यानी एक जगह हुई हार धीरे धीरे पूरी सेना की हार में बदल सकती थी। इसलिए तीनों मोर्चों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना जरूरी था। और यही कारण था कि टोक्यूकी का संदेशवाहक वाला काम इतना महत्वपूर्ण था। उन्नो का मानना था कि वह दक्षिण में सदामुने की सेना को लगभग 10 दिनों तक रोक सकता है। इन 10 दिनों में अगर बाकी दो मोर्चों पर दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया तो स्थिति उनके पक्ष में आ सकती थी। वह टोक्यूकी को आदेश देता है कि ये जानकारी दूसरे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाई जाए। साथ ही वहां की स्थिति देखकर जरूरत के हिसाब से फैसला लेने को भी कहता है। टोक्यूकी तुरंत निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्नो उसे रोकते हैं। किले के आसपास अभी भी दुश्मन के सैनिक मौजूद थे। उनका कहना था कि रात होने तक इंतजार करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, लेकिन टोक्यूकी मना कर देता है। अगर वह इंतजार करता तो संदेश पहुंचने में देर हो जाती, और उसकी वजह से उसके साथियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। टोक्यूकी पूरे आत्मविश्वास से कहता है, कोई बात नहीं, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। और फिर वो अपने साथियों के साथ किले से बाहर निकल जाता है। जैसी उम्मीद थी, दुश्मन उन्हें देख लेता है। सैनिक तुरंत उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यही तो टोक्यूकी की असली ताकत थी। वह बाकी साथियों से सीधे आगे जाने को कहता है और खुद दूसरा रास्ता पकड़कर दुश्मनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब कई सैनिक सिर्फ टोक्यूकी के पीछे थे, लेकिन घोड़े पर भागते हुए टोक्यूकी को पकड़ना आसान नहीं था। पिछले 1 साल में उसने घुड़सवारी और भागने की कला पर जबरदस्त मेहनत की थी। जैसे ही उसे समझ आया कि घोड़े की कला उसे दुश्मनों से बच निकलने में मदद करेगी, उसने इसकी लगातार ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और अब उसका नतीजा सामने था। दुश्मन पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टोक्यूकी उनके बीच से निकलकर आगे बढ़ता जा रहा था। उसे देखकर सहयोगी योद्धा भी प्रभावित हो जाते हैं। जिस बच्चे के लिए भागना कभी कमजोरी समझा जाता था, अब वही कला युद्ध में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। आगे बढ़ते हुए टोक्यूकी और उसके साथी अगले युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहां उनकी मुलाकात होशिना और नेजू के लोगों से होती है। टोक्यूकी उनसे युद्ध की स्थिति पूछता है। जवाब मिलता है कि यहां लड़ाई बराबरी पर चल रही है। कभी एक पक्ष आगे बढ़ता तो कभी दूसरा। युद्ध का क्षेत्र पिछली लड़ाइयों की तुलना में काफी बड़ा था, इसलिए यह समझना मुश्किल था कि दुश्मन अगला हमला कहां से करेगा। लेकिन यहां नेजू की खास क्षमता काम आ रही थी। वह पूरे युद्ध क्षेत्र को ऊपर से देखने जैसी समझ रखता था। जमीन से देखने पर दुश्मन की एक तरफ बहुत बड़ी सेना दिखाई दे रही थी,
लेकिन नेजू तुरंत समझ जाता है कि यह सिर्फ धोखा है। दुश्मन ने सैनिकों को फैलाकर खड़ा किया था ताकि उनकी संख्या असल से ज्यादा दिखाई दे। वह आदेश देता है कि उस हिस्से पर हमला करके उन्हें तितर बितर कर दिया जाए। लेकिन असली खतरा दूसरी तरफ था। दुश्मन के सैनिक जंगल की आड़ में छिपे हुए थे और नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। नेजू तुरंत संकेत भेजने का आदेश देता है। टोक्यूकी ये देखकर समझता है कि नेजू की असली ताकत तलवार चलाना नहीं, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र को पढ़ना है। दुश्मन कहाँ से आ रहा है, कहाँ सिर्फ दिखावा है, और असली हमला कहाँ होने वाला है। वह इन सब चीज़ों को बहुत जल्दी समझ सकता था। तभी टोक्यूकी को याद आता है कि कोजिरो भी नेजुकुल से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता उत्तर का युद्ध क्षेत्र था। दक्षिण में उन्नो सदामुने को कुछ दिनों तक रोक सकता था। बीच का युद्ध भी अभी बराबरी पर था। लेकिन उत्तर में इचिकावा की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उनके सहयोगियों में उत्तर की सेना सबसे कमजोर मानी जा रही थी। अगर उत्तर का मोर्चा पहले टूट गया तो इचिकावा की बड़ी सेना बीच वाले युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाएगी, और अगर वहां मौजूद दूसरी दुश्मन सेना से उसका मेल हो गया तो उनके सहयोगियों के लिए युद्ध जीतना लगभग असंभव हो जाएगा। यही सुनकर टोक्यूकी फैसला करता है कि अब उसे उत्तर के युद्ध क्षेत्र की स्थिति खुद जाकर देखनी होगी। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। वह सुबह से लगातार अलग अलग जगह दौड़ रहा था, लेकिन टोक्यूकी थका हुआ महसूस करने की जगह उत्साहित था, क्योंकि दुश्मनों की निगरानी से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उसके लिए किसी खेल जैसा था। वह कोजिरो, अयाको और फुबुकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बाकी लोग वहीं रुककर युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करने वाले थे। जाने से पहले कोजिरो की अपने परिवार के एक व्यक्ति से मुलाकात होती है। उसे युद्ध के मैदान में अपना चेहरा ढककर रखने के लिए कहा जाता है। साथ ही उसे याद दिलाया जाता है कि उसे योरिशिगे और अपने नेजुकुल दोनों के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। टोक्यूकी दूर से ये सब देखता है। उसे लगता है कि कोजिरो और उसके परिवार के बीच कुछ अजीब है। शायद उनके रिश्ते उतने सरल नहीं हैं जितने बाहर से दिखाई देते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। टोक्यूकी और उसके साथी उत्तर की तरफ बढ़ जाते हैं और आखिरकार वे शिमोजो किले के पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते ही टोक्यूकी युद्ध की स्थिति पर नजर डालता है, और जो चीज़ उसके सामने आती है वह बेहद खतरनाक थी। इचिकावा की सेना को लगभग कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उनकी ताकत अभी भी लगभग पूरी तरह सुरक्षित थी। टोक्यूकी तुरंत समझ जाता है, अगर ये सेना बीच के युद्ध क्षेत्र तक पहुंच गई और वहां मौजूद दुश्मन की सेना से मिल गई तो पूरा संतुलन एक ही झटके में टूट जाएगा। उनकी सेना चारों तरफ से दब जाएगी और फिर जीतने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। टोक्यूकी सामने के युद्ध क्षेत्र को देखते हुए समझ जाता है कि अब ये सिर्फ संदेश पहुंचाने का काम नहीं रहा। आने वाले समय में लिया गया एक फैसला तीनों युद्ध क्षेत्रों का नतीजा तय कर सकता है, और अगर उत्तर का मोर्चा गिर गया तो उनके सहयोगियों की हार लगभग निश्चित है। और इसी खतरनाक स्थिति के साथ द एल्यूसिव समुराई सीजन 2 एपिसोड 3 यहीं समाप्त होता है।